बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, हालात इंतहाई तशवीशनाक हो चुके हैं जी। ईरान ने हमला तो कर दिया, लेकिन अब यूएई क्या सोच रहा है, कौन से 3 ऑप्शंस हैं जो यूएई इस्तेमाल करने जा रहा है, कुछ आम तरीन तफसीलात इस वाले साहब से शेयर करूँगा जी। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि ईरान ने इस हमले में पहल नहीं की। ईरान ने पहले हमला नहीं किया यूएई पर, पहले ईरान पर हमला हुआ है, लेकिन ये कोई बता नहीं रहा। सब ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आखिर क्यों ऐसा ईरान ने किया है। भाई पहले ईरान पर हमला हुआ है, पहले सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की गई है, क्या खिलाफ वर्जी हुई है, किसकी तरफ से हुई है, क्या नुकसान पहुंचाया गया ईरान को, फिर उसके बाद ईरान ने ये जवाब दिया। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा जी। फिर इसके अलावा ट्रंप ने अब से कुछ देर पहले बड़ा ऐलान किया है, और इस ऐलान में ट्रंप ने एक तो 24 घंटे दिए हैं ईरान को, और दूसरे नंबर पर ट्रंप ने ईरान को नक्शे से मिटाने की जो धमकी है ना, वो भी दे डाली है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। यूरोप भी इस जंग में अब कूद पड़ा है। यूरोप जो अपने आप को इस जंग से बचाए रखा हुआ था, उसने इस जंग में नहीं आया था, लेकिन अब वो भी इस जंग में कूद पड़ा है। उसकी रीज़न क्या है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। ईरान अब मज़ीद क्या करेगा, जिससे पहले तो 15 से 20% था ना, अब 35 से 40% पूरी दुनिया की तरसील के जो रास्ते हैं ना, वो बंद होने जा रहे हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा जी। बहरीन में क्यों इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, इस पर भी हम 3 तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करता चलूँ जी कि यूएई के पास अब 3 ऑप्शंस रह गए हैं। इन 3 ऑप्शंस में से ही अब किसी एक का वो इस्तेमाल करेगा ईरान के हमले के बाद। नंबर 1 तो ये है कि ईरान जो है, यूएई जो है, या तो वो ऑब्जॉर्व कर ले और डी एस्केलेट कर ले। ऑब्जॉर्व और डी एस्केलेट करने का मतलब क्या हुआ कि सख्त बयानात ज़रूर दे, धमकी वगैरह भी दे दे, तड़ियाँ वगैरह भी लगाए, लेकिन ईरान को हमले की सूरत में इसका जवाब ना दे। नंबर 1 तो उनके पास ये ऑप्शन है। नंबर 2 ऑप्शन ये है कि यूएई की जानिब से स्ट्राइक बैक हो ईरान पर, जिस तरह से ईरान ने हमला किया इसी तरह का ईरान के ऊपर जो हमला है वो कर दे। और तीसरा ऑप्शन ये है कि यूएसए को और दीगर ममालिक को वो कहे जी कि आप भी मेरे साथ शामिल हो और मिलकर हम ईरान के ऊपर जो हमला है ना वो करते हैं, और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज जो कि अब ईरान ने मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है, इसे हम खुलवाते हैं। अब नाज़रीन, जो एनालिस्ट हैं और जो ये चाहते हैं कि ये जंग बंदी हो और दुनिया वापस जंग से पहले वाली सिचुएशन पर आए, ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो वापस नीचे गिरें, जो कि अभी $120 तक पहुंच चुकी हैं, वो तो ये मशवरा दे रहे हैं कि यूएई को जो है वो ऑब्जॉर्व करना चाहिए और डी एस्केलेट करना चाहिए, उनको हमला नहीं करना चाहिए। और इसकी रीज़न बाकायदा तौर पर दलील दी जा रही है। क्या दलील है? दलील ये दी जा रही है कि पहले ईरान पर हमला हुआ, सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की गई, उसके जवाब में ईरान ने ये काम जो है वो किया, इसलिए यूएई का नहीं बनता कि वो जवाब दे ईरान को, ठीक है। और बाकी 2 जो ऑप्शन है उसका मतलब तो ये है कि खुली जंग है। फिर तो आप यूँ समझिए कि बाकी 2 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन इस्तेमाल कर लिया गया ना, तो फिर ज़्यादा बड़ी तबाही आएगी। यानी कि सीज़ फायर से पहले जब जंग चल रही थी ना, हमले हो रहे थे, तो तब इतनी तबाही नहीं आएगी जितनी अब तबाही आएगी, और अब फिर जंग रुकेगी नहीं। बहरहाल जी, ईरान ने हमला कैसे पहले नहीं किया, ईरान की 6 शिप्स पर पहले जो हमला है ना वो किया गया, उनको तबाह किया गया। ये रिपोर्ट सामने आ रही हैं जी। इस हमले के बाद ईरान ने रिटेलिएट किया और यूएई के ऊपर जो हमला है ना वो किया। खबरें ये बताई गई जी, जो चीज़ें कुछ सामने आई, कि ईरान की जानिब से अमरीकी और यूएई की 2-3 शिप्स थी जिन पर ड्रोन्स जो हैं वो मारे गए। लेकिन इसमें असल डिटेल ये है कि इन शिप्स ने पहले खिलाफ वर्जी की और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से गुजरने की कोशिश की। ईरान की जानिब से वार्निंग्स दी गई, फिर इन पर जो ड्रोन अटैक्स हैं ना वो किए गए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस पर 6, इसके बाद क्या हुआ, 6 शिप्स ईरान की तबाह की गई हैं, उन पर जो हमला वो किया गया। अब ईरान का मौक़िफ़ ये है कि ये हमला करने के बाद सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की गई है, इसलिए मैंने जो जवाबी वार है ना वो किया और यूएई के ऊपर जो हमला है ना वो कर दिया है। यूएई पर हमले के बाद क्या हुआ है जी, इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है, वहाँ पर अलर्ट्स जारी हो रहे हैं शहरियों को। और दूसरा ये कि यूएई में सब कुछ बंद कर दिया गया है, स्कूल्स तक बंद कर दिए गए हैं, अब वो ऑनलाइन जिस तरीके से होता था वही चलेगा।
इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी तबाह हो चुकी है। यूएई में लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स निकाल भी रहे हैं और जो बिजनेसेस थे भी ना वहाँ पर वो ठप हो रहे हैं, लोग वहाँ से निकल रहे हैं। जो टूरिज्म था वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है, वो ऑलमोस्ट क्या बल्कि ख़त्म हो चुका है। ये इस वक्त दुबई की यूएई की सूरत हाल है और रोज़ाना की बुनियाद पर अरबों डॉलर जो है वो नुकसान भी हो रहा है यूएई को, क्योंकि माइशत चल नहीं रही, तरसील हो नहीं रही। इसके अलावा फूड्स गुड्स की भी तरसील नहीं हो रही। तो यूएई, अगर ये जंग मज़ीद 2-3 दिन चलती है तो यूएई दुबई जो है ना वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी ये जो हमले हो गए हैं ना, इस पर सख्त रिस्पांस तो आ रहा है यूएई की जानिब से, लेकिन उनको ये मालूम है कि वो अपने तौर पर जवाब नहीं दे सकते हैं ईरान को। उन्हें सपोर्ट चाहिए अमेरिका की भी, बाकी ममालिक की भी, कि मिलकर जो हमला है ना वो ईरान पर किया जाए। बहरहाल इस हमले के बाद एक बहाना ज़रूर अब मिल गया जो कि यूएई भी शायद तलाश कर रहा था, क्योंकि उसका यूएई का मकसद ये था कि हमला किया जाए ईरान पर। वो एक्सट्रीम पोजीशन ले चुका हुआ था, नहीं चाहता था कि मुज़ाकरात कामयाब हो, तो अपने इस मकसद में भी वो कामयाब हो गया है कि भाई अब तो जवाब भी मिल गया है और अब हमला होगा। और दूसरी तरफ ट्रंप ने ऐलान भी कर दिया है। ट्रंप ने जी ईरान को नक्शे से मिटाने का ऐलान कर दिया। वो कहते हैं जी हम ईरान को नक्शे से मिटा देंगे और इतने भरपूर फ़िज़ाई हमले हम करेंगे ना कि पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया याद रखेगी कि ऐसे हमले इससे पहले कभी भी नहीं हुए। दूसरी तरफ ट्रंप ने 24 घंटे दे दिए हैं ईरान को कि आप सरेंडर कर दें, अदरवाइज़ मैं आपके साथ ये कार्रवाई करने जा रहा हूँ। अच्छा, ये कितना मुमकिन है? ट्रंप भड़के तो मारता रहता है ना, ये कितना मुमकिन है? ईरान कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, नंबर 1 तो ये है। इसलिए मुकम्मल तौर पर आप ईरान को बेशक जितने मर्जी बड़े हमले करें आप तबाह नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पर ईरान का जो जोग्राफिया है ना वो अफ़गानिस्तान जैसा है, वहाँ पर भी सहरा भी हैं, वहाँ पर पहाड़ भी हैं। तो आप 20 साल अफ़गानिस्तान में लड़ते रहे, वहाँ से आपने क्या हासिल कर लिया जो आप हासिल करना चाहेंगे ईरान से? वहाँ पर हमले करके आप क्या करेंगे? वहाँ पर आप हमले करेंगे ना तो जवाब में क्या होगा कि खलीजी ममालिक के ऊपर हमले होंगे और खलीजी ममालिक में तबाही आएगी। अफगानिस्तान में तो ये चीज़ भी नहीं थी कि वो जवाबी हमले किसी पर करते, ठीक है, क्योंकि ईरान जान चुका है कि तोते की जो जान है ना, अमेरिका तोता जो है उसकी जो जान है ना वो इन्हीं ममालिक में, यहाँ पर हम हमले करेंगे, यहाँ पर तबाही करेंगे। जंग को जितना फैलाएंगे या जितना आप यूँ कहें कि महंगा करेंगे ना, महंगा से मुराद है कि माशत डूबती जा रही है, तबाही की तरफ जा रही है, उतना ही इस जंग को बर्दाश्त नहीं किया जा सकेगा दुनिया की जानिब से और वो जंग ख़त्म करने पर आएंगे। तो ईरान ने ये रास्ता अपनाया हुआ और बड़ा इसमें वो कामयाब भी हो रहा है और उसके पास यही रास्ता है, क्योंकि बरह रास्त तो अमेरिका के ऊपर मिसाइल वो नहीं छोड़ सकता ना। वो 10,000 किलोमीटर 10 से 14,000 किलोमीटर गालबन रास्ता है, इतना तो मिसाइल की रेंज जो है वो नहीं है। तो यूएई के ऊपर हमला करने का भी यही था, मकसद यही था कि सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी ना की जाए। और अगर आप मज़ीद हमले करते हैं ना तो फिर यूएई तैयार रहे। और यूएई में ऑलरेडी जो फ़्लाइट्स वगैरह है ना वो भी रोक दी गई हैं, कुछ के रुख जो है वो भी मोड़ दिए गए हैं। तो एक तो जी ये सूरत हाल बन चुकी हुई है और इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है अगर ये जंग चलती है। बल्कि दूसरी तरफ ईरान का भी आपको बताऊँ कि ईरान ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है और यूरोप भी इस मामले में अब कूद पड़ा है। बाबुल मंदीब ईरान वो भी बंद करने जा रहा है अगर हमले होते हैं ईरान पर। ईरान ने एक वार्निंग तो दे दी है, लेकिन अगर मज़ीद हमले होते हैं मतलब ये जो यूएई के ऊपर ईरान ने हमला किया, अगर सीज़ फायर मुकम्मल तौर पर टूटते और हमले होते हैं ना ईरान पर, तो फिर बाबुल मंदीब भी बंद कर दिया जाएगा। और बाबुल मंदीब बंद करने का मतलब ये है कि दुनिया की 35 से 40% दुनिया जो रास्ते इस्तेमाल करती है ना तहसील के लिए, वो रास्ता बंद हो जाएगा। अब नया हरमूज़ तो 15 से 20% बंद हुआ था ना, तो दुनिया की हालत आपने देख ली मायशत की कि क्या हुई है। बाबुल मंदीब बंद करने के बाद 35 से 40%, और इसका मतलब यह है कि तमाम गुड्स बहुत सारी ममालिक के अंदर जो है ना जो मशतें हैं ना वो तबाह होकर रह जाएंगी। इसलिए यूरोप भी इस पर कूद पड़ा है और लगातार फ़िज़ाई निगरानी की जा रही है बाबुल मंदीब की। और इसमें जी यूरोप भी शामिल, अमेरिका भी कर रहा है और यूरोप भी शामिल है। यूरोपियन ममालिक जो हैं उनके भी जो जहाज़ है ना वो निगरानी कर रहे हैं कि ये रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। ये हम रास्ता बंद हो गया तो ये जंग तो फिर कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकेगा। बेशक ये जंग हमले अमेरिका ईरान जो है इन दोनों के ऊपर हो रहे हैं, खलीजी ममालिक पर हो रहे हैं, लेकिन अफोर्डेबिलिटीज़ कितनी हो जाएगी ना कि यूरोप भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। वहाँ उनकी भी माशतें, मतलब वो स्टेबल ममालिक हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, लेकिन उनकी माशतें भी ये झटका बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। वहाँ पर भी जो तबाही है वो होगी। ऑयल की प्राइसेस ऑलरेडी अभी ये जो हमले हुए हैं ना $120 फ़ी बैरल पर चली गई है
और अगर 2-3 दिन ऐसा होता है ना तो फिर 150 भी जो है वो ये क्रॉस कर जाएगी। और बाबुल मंदी बंद होने की के बाद क्या होगा जी, ये प्राइसेस 200 लाजमी टच करेंगी, क्योंकि फिर 40% अगर तरसील रुक जाती तो फिर पीछे रह जो है वो क्या जाता है। तो नंबर 1 तो ये ईरान ने जी फजेरा पर ड्रोन्स मारे हैं, कुछ फुटेजेस भी सोशल मीडिया पर चल रही हैं, इसमें बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है जी कि वहाँ पर जो आग है, शोले जो हैं वो उठ रहे हैं, धुएँ वगैरह उठ रहे हैं। और फिर इसी तरह से बहरीन की जानिब से भी आपको बताऊं, उन्होंने भी अपने मुल्क में एमरजेंसी जो है वो नाफज कर दी है। तो ये इस वक्त सारे खित्ते की जो सूरत हाल है वो बनी हुई है। यहाँ पर ना एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ अमारात की, ख़ास तौर पर यूएई की। इससे ना आप सिचुएशन बिल्कुल मज़ीद आपको समझ लग जाएगी कि यूएई जो है वो क्या बेवकूफ़ी कर रहा है, और इतना एक्सट्रीम मौक़िफ़ जो यूएई ने लिया है ना वो कैसे उसकी तबाही का बायस बन चुका है। अब तबाह तो हो चुका है ना, 50% तो वो गया है। आप ये समझें, देखें यूएई ने ना तेल के कुएं के ऊपर उसने मतलब है कि जो घर है ना वो बनाए हुए थे तेल के कुएं के ऊपर, और वो भी लकड़ी से घर बनाए हुए थे। और वो उसे शौक किया है जी आतिशबाजी का, और दूसरों के घरों की छतों के ऊपर आतिशबाजी जो है वो करने का। जाहिर सी बात है, एक हल्की सी भी चिंगारी उसके घर पर आएगी ना तो ना सिर्फ तेल के कुएं फटेंगे बल्कि उसका पूरा जो घर है ना वो भी जलेगा। तो यही मिसाल फिट बैठती है मौजूदा सिचुएशन में यूएई के ऊपर, अमारात के ऊपर। तो उन्होंने यही काम किया है, मतलब अपना घर तेल के कुएं के ऊपर है और चिंगारियां जो हैं, जो आतिशबाजी है वो दूसरों की छतों पर कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, हल्की सी भी चिंगारी आपकी तरफ आनी है ना, आपको पूरा एक मतलब एक छोटा सा पटाखा फेंकने की देर है तो पूरा कुआं भी आपका जो है वो जलेगा और आपका जो घर है वो भी जलेगा। और वो वही कुछ हो रहा है अमारात के साथ। लेकिन स्टिल जो एक एक्सट्रीम मौक़िफ़ है ना वो उन्होंने इस वक्त अपनाया हुआ है। ट्रंप की जानिब से कुछ जो स्टेटमेंट्स हैं वो दी गई हैं, और ट्रंप ने ये स्टेटमेंट्स तो दे दी हैं। अब इस पर वो इम्प्लीमेंट कर पाता है या नहीं कर पाता, क्या वो अफोर्ड कर पाता है ईरान के ऊपर हमला? मैं ये समझता हूँ कि अफोर्ड पूरी दुनिया ही नहीं कर सकती है ईरान के ऊपर हमला, क्योंकि जो तबाही आएगी ना, ट्रंप को भी ये मालूम है। लेकिन ट्रंप का मसला ये है, इवन उसके अपने जो साथी थे ना, पिछले दिनों एक और उसके बड़े करीबी साथी ने इस्तीफ़ा दिया ना, वो इसे बार बार समझा रहे थे कि भाई आपने ईरान जंग में जाकर गलती की, अब भी वक्त है समझ जाए, पीछे हट जाए। लेकिन ये प्लानिंग कर रहे थे, पेंटागन ब्रीफिंग्स दे रहा था कि हम इस तरह से दोबारा ईरान पर जो हमला है ना वो कर सकते हैं, ये हमारी नई प्लानिंग है। तो इस वजह से ट्रंप इंतजामिया के अंदर से वो इस्तीफे सामने आए कि दोबारा हमला करने की गलती ना करें, आप इसमें से नहीं निकल सकते। अब मैं आता हूँ कि क्यों नहीं निकल सकते, ऐसी क्या रीज़न है? एक सुपर पावर है, पूरा खलीज जो है वो तबाह हो रहा है। मसला ये है, चीन और रूस ये दोनों ममालिक खड़े हुए हैं ईरान के साथ। रूस ने जी एक बड़ा काम किया है, रूस ने यूक्रेन के साथ जंग बंदी का जो ऐलान है ना वो कहते हैं जी 9 मई को हम जंग बंदी का ऐलान कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है दूसरी तरफ से भी हो रहा है या नहीं हो रहा है या क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन रूस ने ये ऐलान कर दिया है। अब नाज़रीन मौका चेक करें जिस मौके पर रूस ये ऐलान कर रहा है, रूस ने ऐसा क्यों किया। और इससे पहले, इस ऐलान से पहले रूस जो है उसने जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने रूस का विज़िट किया, और उस विज़िट के बाद रूस ने स्टेटमेंट दी जी कि हम अब स्ट्रेटजिक पार्टनर हो गए हैं और हम अब इत्तेहादी हो गए हैं। और फिर उसके बाद पुतिन ने ट्रंप को कॉल की और कहा जी गलती नहीं करनी यहाँ पर हमला करने की, और ख़ास तौर पर ज़मीनी फ़ौजें भेजने की तो गलती बिल्कुल ही नहीं करनी, ये ट्रैप होगा और तुम मारे जाओगे, तुम्हारे फ़ौजी मारे जाएंगे, ये पुतिन कहता है। और फिर उसके बाद यूक्रेन से जंग बंदी का जो ऐलान है वो कर रहा है। तो रूस ने ये सब इसलिए किया, जो डॉट कनेक्टिंग बताती है कि वो यूक्रेन वाले मामले से निकले। पहले यूक्रेन वाले मामले से निकलने का मतलब क्या होगा कि वो अपनी जो सारी एनर्जीज वहाँ पर वेस्ट कर रहा था ना वो मिल जाएगा ईरान के साथ। अब अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूक्रेन को भी इस वक्त ज़रूरत है कि ये जंग बंदी हो। उसकी वजह ये है कि अमेरिका यहाँ पर ईरान के साथ बिजी है, तो यूरोप या नेटो की वो सपोर्ट कर नहीं रहा, तो नेटो किस तरह से कब तक सपोर्ट करेगा यूक्रेन को। तो उनके भी ये हक में है कि जंग बंदी हो जाए, ठीक है। तो इसलिए दोनों को ये सपोर्ट कर रहा है, दोनों से पीछे हो जाएंगे तो रूस खुलकर साथ देगा ईरान का। अभी भी रिपोर्ट्स हैं कि चीन और रूस जो है वो असला हथियार वगैरह ईरान को दे रहे हैं, अपना जो सिस्टम वगैरह वो भी ईरान को दे रहे हैं। इसी वजह से ही अमेरिका को जो है वो अब तक ईरान जो है वो शिकस्त देने में कामयाब हुआ, तो फिर वो मज़ीद खुलकर ईरान का जो साथ है ना वो रूस देगा। अब नाज़रीन रूस ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि रूस और चीन दोनों नहीं चाहते हैं कि ट्रंप जो है या अमेरिका जो है वो ईरान पर कब्ज़ा कर ले और यहाँ पर आकर खित्ते में वो आकर बैठ जाए।
रूस और चीन दोनों ये चाहते हैं कि ना सिर्फ शिकस्त हो बल्कि इतनी बुरी शिकस्त हो कि पूरे खित्ते से अमेरिका जो है वो निकल जाए। ऑलरेडी रडार सिस्टम तबाह कर दिए गए, अब खित्ते में जो निगरानी रखता था ना अमेरिका, वो अब नहीं रख पाएगा। तो चीन और रूस ये दोनों चाहते हैं कि अमेरिका यहाँ से निकले। तो अब अगर ईरान के ऊपर अमेरिका हमले करता है तो रूस और चीन को ये बिल्कुल कबूल नहीं होगा। जहाँ पर पहले उनकी तरफ से सपोर्ट थी ना, अब एक तो मज़ीद सपोर्ट बढ़ाएंगे। और अगर वो ये देखेंगे कि यार अमेरिका वाकई काबिज होने वाला है, बिलफर्ज अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है, हालांकि ईरान ने बड़े तगड़े रिस्पॉन्स दिए हैं और ऐसा हो, बहुत कम चांसेस ऐसा हो, लेकिन बिलफर्ज अगर ऐसा होने लग पड़ता है, अमेरिका कोई बहुत बड़े एटमी हमले कर देता है, तो उस सूरत में चीन और रूस को भी बराह रास्त कूदना पड़ेगा। और वहाँ पर भी तैयारियाँ, ये सारी जो सिचुएशन है इसके ऊपर जो नज़र है ना वो रखी गई है और इस हवाले से अपनी जो तैयारियाँ हैं ना वो भी कंप्लीट की जा चुकी हैं। तो ये ओवरऑल इस वक्त सारे खित्ते की जो सूरत हाल है वो बन चुकी हुई है। अच्छा, अब ये जो बोट्स पर हमला किया गया है ना, ईरान की 6 बोट्स तबाह की गई, जिसके बाद ईरान ने रिटेलिएट किया। अब इस पर भी नाज़रीन एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि ये जानबूझकर किया गया है, जानबूझकर ये तीली लगाई गई है। अब ये किसकी तरफ से लगाई गई, किसकी तरफ से फॉल्स फ्लैग पहले किया गया, तीली लगाई गई, यूएई भी हो सकता है, ग्रेटर वाला मामला भी हो सकता है, क्योंकि ईरान मुसलसल जो तजावीज़ है वो अमेरिका को दे रहा था और उनमें मुसलसल नरमी करता जा रहा था। और अमेरिका की तरफ से भी पहले तो बिल्कुल रिजेक्ट कर देते थे, लेकिन पहली मरतबा ऐसा हुआ कि ट्रंप ने कहा अच्छा मैं गौर करता हूँ, और वो देख रहा था। और फिर ट्रंप ने इससे पहले ये कदम भी उठा लिया था कि ईरान के जो उसने बहरी जहाज़ कब्ज़े में लिए हुए थे और जो अमला उसने कब्ज़े में लिया हुआ था वो सारा का सारा छोड़ दिया और पाकिस्तान को उसने हवाले कर दिया कि पाकिस्तान के ज़रिए वो ईरान को जो है वो वापस दे रहा था। पाकिस्तान चूँकि सालसी का रोल बीच में जो है वो प्ले कर रहा है। तो ये कुछ मुस्बत डेवलपमेंट्स हो रही थी। तो अब किन को था कि ये मुस्बत डेवलपमेंट्स ना हो? ज़ाहिर सी बात है यूएई चाह रहा था कि मुज़ाकरात कामयाब ना हो। अगर हो जाते तो बीच में उसको क्या मिलना था, अमेरिका उठकर यहाँ से चला जाता तो उसके सर के ऊपर तो तलवार लटकती रहती। और अब नए हरमूज़ जो है वहाँ पर तो ईरान कंट्रोल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो यूएई फिर क्या करता? तो वो ये चाहता था। और पीछे ज़ाहिर सी बात है वो ग्रेटर वाला मामला जो है वो भी है। और फिर जी कुछ अगर आप इंडियन मीडिया को देखें या अरब मीडिया को देखें ना, तो 3 जो भारतीय शहरी हैं ना उनके हलाक होने की खबर को बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है और इंडिया को भी इसमें घसीटा जा रहा है कि इंडिया भी आए और वो हमारा जो साथ है ना वो दे। तो बहरहाल जी ये कुछ जो डेवलपमेंट्स हैं वो हो गई हैं, इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि इससे जो दीगर पूरा खिता मुतासिर हो रहा है, जो आम लोग मुतासिर हो रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाएंगी, अच्छा $200 तक जाती है ना फ़ी बैरल, तो फिर तो ये होगा कि तो ऑयल तो फिर अगर मिलेगा भी ना तो कोई लेगा ही नहीं, इतना कौन लेगा। लेकिन स्टिल आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो ज़रूरत होता है, वो तो आपकी मजबूरी है। तो बड़ी जो तबाही है, अगर ये जंग चलती है, मज़ीद हमले होते हैं तो बड़ी तबाही होगी। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए, बल्कि यहाँ पर अगर यूएई ये करता है या कोई यूएई को ये समझाता है कि आप जो है वो इसे ऑब्जर्व करें और डीएस्केलेट करें, तो ये मेरे ख्याल से बेहतर ऑप्शन है। तो ये जी आज कुछ आमदनी तो सलाह थी, इस वाले से मुझे जो भी चीज़ें होती है आपसे शेयर करता रहूँगा। राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।